लाइन नहीं चल रहा है। एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, देखिए जिस इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू जो होता है ना वो फ्लक्चुएट होते रहता है, मतलब थोड़ा कम बेसी वाइब्रेट होता रहता है, जिसका वैल्यू थोड़ा कम, हल्का कम ज्यादा। जैसे आप जो आपका पहले मैनुअल स्टेबलाइजर था, ऑटोमेटिक नहीं था, या एमीटर या वोल्ट मीटर जो मैनुअल था, इसमें कांटा लगा हुआ होता था, पॉइंटर लगा हुआ रहता है मेजर करने के लिए। देखिएगा इस तरह से रहेगा, एक पॉइंटर घूमेगा, ठीक है। इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा ना वो सब आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। और इसके द्वारा भी मेजर्ड वैल्यू फुल्ली एक्यूरेट नहीं होता है, इससे ज्यादा एक्यूरेट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वैल्यू होता है। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में देखिएगा एक डिस्प्ले लगा रहता है, और उस डिस्प्ले पे क्या करता रहता है, वैल्यू शो करते रहता है। जैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वगैरह में देखिएगा, अब ज्यादातर ऐसे दोनों यूज करता है, पर अब ज्यादातर देखिएगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो लगा होगा उसमें वैल्यू शो करेगा। जैसे मान लीजिए 230 वॉट, 240.15 वॉट, यानी जिस टाइम का जितना वैल्यू होगा वो वैल्यू रिटर्न आएगा। यानी सीधा समझिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में आपका रिटर्न वैल्यू शो करेगा, बट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में आपके वैल्यू को पॉइंटर शो करेगा। यानी जिसके सामने में पॉइंटर रहेगा उतना वैल्यू होगा। तो हल्का कम या ज्यादा इसमें हो जाता है, बट डिजिटल एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो एनालॉग आप आम समझ गए होंगे, जो पॉइंटर यानी जिसमें पॉइंटर लगा रहता है, जिस इंस्ट्रूमेंट में का वैल्यू मेजर्ड होता है पॉइंटर के द्वारा, वो आपका एनालॉग, और जिसका वैल्यू डिस्प्ले होता है, शो करता है, लिखाता है कुछ, वो आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं एरर। एरर क्या होता है, हिंदी में आप पढ़ते हुएगा त्रुटि। तो आते हैं एरर। भाई ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में एरर क्या होता है, तो देखिए ये क्या आता है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। आपने ट्रू वैल्यू यानी डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू वास्तविक वैल्यू और जो आपने मेजर्ड किया उस वैल्यू के में जो अंतर होगा ना वो आपका एरर कहलाएगा। यानी एरर बराबर, एरर जो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो अंतर होगा वो आपका एरर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ट्रू वैल्यू आपका 9.5 है, ठीक है, और यदि आपका मेजर्ड वैल्यू 9.48 है, तो आपका एरर क्या हो जाएगा, एरर बराबर आप घटाइएगा तो 0.02, ये आपका क्या हो गया, एरर। मतलब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो भी अंतर होगा वो आपका एरर कहलाएगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर। देख लेते हैं कौन कौन सा एरर आप लोग को हमको पढ़ाना है। पहला है आपका ग्रॉस एरर। देखिए ग्रॉस एरर क्या होता है, देखिए जो एरर ना ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं, ठीक है। जो एरर यानी द एरर व्हिच अकर्स ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स इज कॉल्ड ग्रॉस एरर, यानी आदमी की गलती के कारण जो एरर उत्पन्न हुआ। जैसे मान लीजिए आपके डिस्प्ले पे अभी शो कर रहा है टाइम 7:08, ठीक है, और आप गलती से आपको दिखा गया 7:18, आप लिखिए 7:18। तो ये क्या था, हमारी गलती के कारण एरर आया ना,
तो ये आपका हो गया ग्रॉस एरर। ठीक है, जैसे मैंने किसी चीज का कलर देखा रेड और हमको याद नहीं रहा और मैंने बोल दिया ब्लैक, तो वो आपका क्या है, ग्रॉस एरर। क्यों? क्योंकि वो मेरी गलती के कारण हुआ था। तो ऐसा नहीं है जो मुझे लाल और ब्लैक में अंतर पता है, बट मैंने अभी गलती किया, मेरी अभी गलती की वजह से जो एरर उत्पन्न हो रहा है उसको हम ग्रॉस एरर कहेंगे। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक एरर। तो इन सभी वीडियो का जो नोट्स है वो नोट्स एकदम अच्छी तरह से लिखी हुई आपको मेरे गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग पेमेंट भी क्लियर करते जाइए, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे, और नहीं तो मैं वहां से आप लोग को डिसमिस कर दूंगा। ठीक है, तो आते हैं सिस्टमेटिक एरर। ये क्या होता है? पापी पेट का सवाल है, तय कीजिएगा। मेरा भी तो खर्चा होता है ना इतना पढ़ाने में, ठीक है, कोचिंग फीस 5,000 पे करते हैं और भी दिस दैट। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? तो एक ऐसा एरर जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, या तो कांस्टेंट रहेगा या चेंज होता भी है तो किसी निश्चित रूल से। ठीक है, यानी जब एरर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, आइदर कांस्टेंट और चेंज अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। यानी एक ऐसा एरर जो किसी इंस्ट्रूमेंट में हमेशा मौजूद रहता है, कितना भी कुछ कर लीजिए वो इतना एरर तो आपको आना ही आना है, या यदि जो चेंज भी हो रहा है तो किसी निश्चित रूल, कोई रूल होगा। जैसे मान लीजिए एक वेटिंग मशीन आता है जिसपे आप वजन करते हैं, उसमें मत देखिएगा दूध सेंटर वगैरह पे हल्का एरर उसमें रहता ही है, वो लोग जानबूझ के रखता है ताकि दूध ज्यादा हम ले सके। ठीक है, तो वो आपका सिस्टमेटिक एरर है, मतलब सिस्टम के अंदर में ही एरर है, तो वो आपका सिस्टमेटिक एरर या वो चेंज होता है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर में कोई इस तरह से एरर सेट कर दिया है, तो 1 लीटर में मान लीजिए 50 ml वो एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो 10 लीटर होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, 500 ml हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह लोड के अनुसार बढ़ रहा है। तो या तो फिक्स्ड है या तो चेंज हो रहा है, तो क्या है, किसी डेफिनेट रूल के अनुसार, तो वो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। आप स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं भी तो क्लास ले रहा हूं, लारीटिक वर्ड थोड़े रटना है, सुर्ती लेख नहीं लिख रहे हैं। चलिए, पहला आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होता है ये इंस्ट्रूमेंटल एरर? नाम से स्पष्ट है, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर होने वाला एरर। इसका मतलब जो एरर कहां होगा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर आएगा कैसे, तो जो एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के गलत डिजाइनिंग के कारण आता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं द एरर व्हिच अकर्स ड्यू टू imperfect डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्ट डिजाइनिंग यानी गलत डिजाइनिंग के कारण जो एरर उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। दूसरा है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण में जो एरर होगा, पर्यावरण के कारण जो एरर होगा, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है भाई, देखिए जो एरर आपका कह सकते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण उत्पन्न होता है।
चेक कर लीजिएगा, इन्वायरमेंट का स्क्रीनशॉट ये होता है लगभग, चेक कर लीजिएगा क्या है। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो एरर आपका उत्पन्न होगा वो आपको इन्वायरमेंटल एरर कहलाएगा। तो भाई इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता क्या है आपके माइंड में आ गया होगा। तो देखिए इसके अंतर्गत टेम्परेचर, शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, डस्ट पार्टिकल। देखिए इन सब के कारण, टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, उसके बाद आपका हो गया डस्ट पार्टिकल, फॉग, इन सब चीज के कारण जो एरर उत्पन्न होगा उसको हम लोग इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल एरर, इसी का थर्ड। तो भाई जो एरर ऑब्जर्वर के कारण उत्पन्न होगा ना वो कहलाएगा ऑब्जर्वेशनल एरर। तो आप कहिएगा सर आपने बताया था ग्रॉस एरर में भी ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण हुआ था और ऑब्जर्वर में भी, या ऑब्जर्वेशनल एरर में भी ऑब्जर्वर के कारण हो रहा है, तो ऑब्जर्वर भी तो कोई आदमी है, तो आप कह सकते हैं ग्रॉस एरर और ऑब्जर्वर एरर तो सेम हो रहा है, पर ऐसा नहीं है बच्चों। ग्रॉस एरर में क्या था, ह्यूमन मिस्टेक्स हो रहा था, यानी हमने गलती कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे अनएक्सपीरियंस के कारण, अनस्किल्ड पर्सन, अनस्किल्ड पर्सन के कारण, मतलब वहां पे मेरे पास स्किल था पर मैंने गलती किया, मिस्टेक किया, पर यहाँ पे मेरे पास उसका नॉलेज ही नहीं है। तो भाई स्पष्ट एरर तो होगा ही, गलती तो होगा ही, तब तो जानबूझ के, क्योंकि मेरे पास जिस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है उसमें हम क्या करेंगे, गलती ही करेंगे पूरा, वो तो फुल्ली एरर होगा। तो इस टाइप का एरर ऑब्जर्वेशनल एरर। नेक्स्ट एक और टाइप है एरर का, रैंडम एरर। देखिए जिस एरर का हमें काउज पता नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं जो इस एरर का काउज क्या है, ठीक है, अननोन काउजेज के कारण जो एरर उत्पन्न होता है उस टाइप के एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। मतलब जो अचानक उत्पन्न हो गया और उस एरर के उत्पन्न होने का कारण हमको पता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क का डिफिनेशन हम लोग देते हैं। देखिए टॉर्क जो है एक तरह से फोर्स का मेजरमेंट है, ठीक है, फोर्स को मेजर करता है। तो हम लोग कह सकते हैं, और क्या होता है, देखिए जब हम लोग किसी फोर्स को मेजर करते हैं और यदि उस फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, यानी जब किसी फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो उस टाइम जो कैलकुलेशन होगा वो टॉर्क कहलाता है। यानी इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी किसी फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट, मतलब रोटेशनल इफेक्ट मतलब क्या, एक ऐसा प्रभाव जिसमें ऑब्जेक्ट क्या हो, रोटेट करता हो, ठीक है, यानी अपने एक्सिस के अबाउट वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस टाइप के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर।
ठीक, अब चलते हैं हम लोग यहाँ टॉर्क, हम लोग को जनरली टॉर्क नहीं, टॉर्क का टाइप्स पढ़ना है। जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा टॉर्क उत्पन्न होता है हम लोग जनरली उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हम ऐसे ही बता दिए हैं। ठीक है, तो किसी इंस्ट्रूमेंट में जनरली 3 प्रकार का टॉर्क होता है। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जनरली 3 टाइप्स के टॉर्क होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो इन सभी टॉर्क के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। इन सभी का नोट्स आपको मेरे गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा। तो जल्दी से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8873382274 पे कांटेक्ट करके मेरे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां मेरा सभी वीडियो, नोट्स, सभी चीज वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, और कॉल करके आईडी ले सकते हैं। तो चलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है समझिए पहले क्या होता है। अभी मान लीजिए ये आपका कोई स्केल है, 0 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये आपका इनिशियल पोजीशन, और 5 जो है ये आपका फाइनल पोजीशन है। ये आपका मान लीजिए कोई पॉइंटर है। तो इस अभी पॉइंटर जब तक मशीन स्टार्ट नहीं, पॉइंटर मेरा क्या है 0। तो इस पॉइंटर को 0 से रोटेट होने के लिए, 0 से डिफ्लेक्ट होने के लिए, अभी ये 0 पे है, 0 से डिफ्लेक्ट होने के लिए क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। और रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो किसी भी पॉइंटर को 0 पोजीशन से डिफ्लेक्ट होने के लिए, विचलित होने के लिए, वहां से हटने के लिए, मूव होने के लिए, ठीक है, जो टॉर्क की आवश्यकता होती है उस टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी कह सकते हैं द टॉर्क व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम 0 पोजीशन या इनिशियल पोजीशन, यानी 0 पोजीशन से किसी पॉइंटर को डिफ्लेक्ट होने के लिए जिस टॉर्क की आवश्यकता होती है उसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। कितना आसान भी था। यानी अभी पॉइंटर आपका 0 पोजीशन, इस 0 पोजीशन से, ठीक है, मूव होने के लिए, डिफ्लेक्ट होने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो टॉर्क क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये था आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, देखिए इसमें 1-2 लाइन है जो हम कॉपी से थोड़ा बताते हैं आपको। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है मैकेनिकल फोर्स कहता है। आप एक बात बताइए, इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया वो उत्पन्न कैसे हुआ? तो जो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो मैकेनिकल फोर्स के कारण उत्पन्न होता है। मैकेनिकल फोर्स का काम होता है उसको मूव कराना, किसी भी चीज को मूव कराने के लिए मैकेनिकल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैकेनिकल फोर्स के द्वारा डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है। बाय डिफ्लेक्शन टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपको उत्पन्न हुआ मैकेनिकल फोर्स के कारण। तो मैकेनिकल फोर्स किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो मैकेनिकल फोर्स इलेक्ट्रिक करंट के कारण उत्पन्न होता है। अब चलिए, ये था मैं आपका डिफ्लेक्टिंग। अब आते हैं हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क। अब मान लीजिए आपका जो पॉइंटर है वो 0 से हट के अभी मान लीजिए 2 पे है या मान लीजिए 4 पे है। जब आप मशीन बंद कर रहे हो तो पॉइंटर यहीं पे रह जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। पॉइंटर फिर आपका, जैसे गाड़ी आप बंद करते तो पॉइंटर कहां जाता है, 0 पे आ जाता है ना। ठीक है, तो आप पुराना वाला बाइक में ये आपका यही एनालॉग यूज होता था, पर नया बाइक में डिजिटल यूज होता है।
तो अब देखिएगा ये पॉइंटर कहां आ जाएगा, 0 आएगा। तो भाई 0 अपने आप तो नहीं आता है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क होता क्या है भाई? तो देखिए जो टॉर्क किसी पॉइंटर को 0 पोजीशन से डिफ्लेक्ट कराने के लिए जरूरत था वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब जो टॉर्क किसी पॉइंटर को 0 पोजीशन पे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क कहेंगे। यानी 0 पोजीशन से डिफ्लेक्ट करने के लिए जो फोर्स लगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और 0 पोजीशन पे वापस लाने के लिए जो टॉर्क लगेगा वो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। समझिए, तो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए क्या होता है, यहां पे एक स्प्रिंग लगा रहता है, और ये स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। ये कंट्रोलिंग टॉर्क, ये स्प्रिंग जो होता है यही इसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, या तो स्प्रिंग लगा रहता है या तो ग्रेविटी कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल, या तो स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल होता है या ग्रेविटी कंट्रोल के द्वारा। तो जो कहता है जो इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली मतलब लंबवत जो माउंटेड रहता है उसमें आपको ये ग्रेविटी कंट्रोल यूज किया जाता है, और जो हॉरिजॉन्टली माउंटेड रहता है उसमें हम लोग ये स्प्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और ये स्प्रिंग जो होता है वो फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का स्प्रिंग जो बना होता है मेड अप ऑफ फास्फोरस ब्रॉन्ज, ये आपका फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। ठीक है, इसे क्योंकि फास्फोरस ब्रॉन्ज जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट को बहुत ही कम करता है। तो हीटिंग इफेक्ट को लॉस करने के लिए स्प्रिंग को फास्फोरस ब्रॉन्ज का बनाया। यदि आप मान लीजिए यदि इस स्प्रिंग के द्वारा हम लोग कंट्रोल करते हैं पॉइंटर को, यदि स्प्रिंग हमारा फेल्ड हो जाता है, या मान लीजिए फेल्ड होने का मतलब यानी टूट जाता है, तो यदि आपका स्प्रिंग क्या काम किया, देखिए इस पॉइंटर को अपनी ओर खींच के रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही अब इसको हम तोड़ देते हैं तो दोनों के बीच का कनेक्शन खत्म हो गया। तो ये सीधा पॉइंटर कहां चला आएगा, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, सॉरी फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी यदि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, यदि किसी स्प्रिंग टूट जाए, ठीक है, तो टॉर्क का वैल्यू क्या, टॉर्क पॉइंटर कहां पहुंचेगा, अपने फाइनल पोजीशन को, और इस टाइम में जो टॉर्क वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पोजीशन को